नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है ये रहने वाली है सी टेट के लिए। और यदि आप एच पी टी जी टी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आती हूँ एस एस टी से और जी के। ठीक है, एस एस टी से रिलेटेड जीके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं उनको लेकर मैं आपके सामने आती हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं एक तरह से पीवाईक्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दो दो तीन क्वेश्चन जो होते हैं बीच में वो करंट अफेयर के भी कहते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ये नहीं होती है, तो प्लीज़ वीडियो को या क्लास को एंड तक जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरे चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट ज़रूर करें और पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं उनको भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास की। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए, जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, भारत का जो मूल संविधान है ये किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ये जो भारत का संविधान है, आपको पता है बहुत लंबा और विस्तृत संविधान हम जिसको कहते हैं, पूरे विश्व का सबसे विस्तृत और सबसे विशाल जो संविधान हम कहते हैं वो भारत का ही है। ठीक है, और लिखित संविधान भी है ये। ठीक है, तो ये जो संविधान है इसको बनाने में आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो समय था वो लगा था, लगभग 3 वर्ष भी लग गए थे। तो इस संविधान को लिखा किसके द्वारा गया था ये पूछा गया है, क्योंकि उस टाइम पर इस संविधान को हस्तलिखित किया गया था, यानी कि हाथों से खुद लिखा गया था। ठीक है, तो इस संविधान को लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, या फिर किसी किसी बुक में सक्सेना भी कहा गया होता है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आपने याद रखना है। अगर आपको सक्सेना भी वहां पे रायजादा की जगह पे दिख जाता है तब भी आपने याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये संविधान जो था इनके द्वारा खुद लिखा गया था, यानी कि हाथों से इनके द्वारा जो था वो हस्तलिखित इनके द्वारा किया गया था। तो इस संविधान को लिखने में लगभग 432 जो निब थी पेन की वो घिस गई थी। ठीक है, 432 बार पेन की निब को चेंज किया गया था। तो इस निब को, ये जो निब थी ये 303 नंबर की निब होती थी जो स्पेशली इंग्लैंड से मंगवाई जाती थी। ठीक है, तो ये एक खास तरह की एक निब होती थी जिसको स्पेशली इंग्लैंड से एक्सपोर्ट किया जाता था संविधान को लिखने के लिए। तो लगभग 432 जो निब्स थी वो घिस गई थी संविधान को लिखते लिखते। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथ में ये आपने जरूर याद रख लेने हैं। और ये निब जो थी ये इंग्लैंड से मंगवाई जाती थी, 303 नंबर की ये नींव रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो प्रथम उपग्रह था वो कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। ठीक है, कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट उपग्रह था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विचार जो आया है वो कहाँ से आया है? आपको पता है हमारा संविधान जो है एक तरह से विस्तृत और विशाल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमारा जो भारत देश का संविधान है वो किस तरह का है? वो संविधान जो है ये एक तरह से लचीला संविधान है। लचीला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस संविधान में जो मूल संविधान है उसको हम बिल्कुल चेंज तो नहीं कर सकते, बिल्कुल बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसमें कुछ चीजों को और ऐड कर सकते हैं। उसमें उन चीजों को जो देश के लिए हानिकारक हैं या कुछ भी है उनको हम थोड़ा सा कट कर सकते हैं। मतलब कुछ अगर हमें लगता है कि हमें इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है इस एक्ट में या इस अनुच्छेद में, तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा भारत का संविधान जो है लचीला संविधान है। तो ये जो संशोधन, ये जो अमेंडमेंट करने का विचार जो था ये कहाँ से आया था, कौन से? आपको पता है हमारे संविधान जो है वो पूरे विश्व के संविधानों से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करके ये संविधान जो था वो बनाया गया था। तो ये जो विचार था संशोधन का कि हम संशोधन भी कर सकें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है वो कर सकें, यानी कि संवैधानिक हम संशोधन कर सकें, ये जो विचार था ये कहाँ से आया था? ये आया था दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जो जो भी चीजें हैं हमारे संविधान में वो किसी न किसी देश से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है कि संशोधन की प्रक्रिया का जो विचार आया था वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
लिया गया था। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये विचार जो था वो लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से आया था? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये कहाँ से अडॉप्ट की गई थी? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ये अडॉप्ट की गई थी सोवियत संघ यानी कि रूस से। ठीक है, सोवियत संघ रूस जो है वहां से ये अडॉप्ट की गया था मौलिक कर्तव्यों वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती हैं वो कॉन्सेप्ट जो था सोवियत संघ यानी कि रूस से अडॉप्ट किया गया था। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ये लिए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ जी, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक अधिकार जो लिए गए थे ये अमेरिका से, और फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे अमेरिका से, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो ली गई थी वो रूस से ली गई थी। और इसी तरह से डीपीएसपी की बात करते हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो वो आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? वो लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड आपने याद रखना है, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अधिकार जो है वो अमेरिका से, और कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान जो है इसके भाग 9 में क्या वर्णित है? अब भाग 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है। आपको पता है जो संविधान का भाग नंबर 9 है ये इसमें ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन जो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भारत का जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था वो 1951 में ही हो गया था। वो संशोधन भी इसी भाग को लेकर था। ठीक है, इसी भाग को लेकर था, ग्राम पंचायतों को लेकर ही था। ठीक है, भाग 9 से लेकर ही वो संशोधन था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सीटेट और एचपी टैट या फिर किसी और टैट में ही पूछा गया हो। ये हर तरह के एग्जाम में जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा ही गया होता है। तो ये क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन और सावित्री और कर्मयोगी, ठीक है, 3 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर 3 पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और ये तीनों ही पुस्तकें एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कर्मयोगी, सावित्री और लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो ये तीनों ही पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। ये अरविंद घोष की ये तीनों ही पुस्तकें हैं, ये आपने याद रखना है। हम कई बार अरविंदो घोष भी कह देते हैं। तो अरविंदो घोष जो थे उनके द्वारा इन पुस्तकों का जो थी वो रचना की गई थी। ठीक है, लाइफ डिवाइन आपने याद रखनी है, सावित्री याद रखनी है और कर्मयोगी आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक या कृति का नाम बताओ। आपको पता है राजा राम मोहन राय को हम जो है वो एक तरह से आधुनिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, ये पहला प्रथम आधुनिक व्यक्ति हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और इनकी जो कृति थी वो थी संवाद कौमुदी। ठीक है, क्या थी? संवाद कौमुदी। क्या थी? संवाद कौमुदी नाम आपने याद रखना है। और राजा राम मोहन राय का जो नाम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। जो सती प्रथा थी एक तरह से कुप्रथा थी जिसमें कि विधवाओं को उनके पतियों के साथ ही जला दिया जाता था जिंदा। तो ये जो प्रथा थी समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने की इस प्रथा को जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके साथ मिलकर एक बिल पास करवाया था 1829 में। तो उसी वजह से ये जो सती प्रथा थी इसका अंत हो पाया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज चलने हाल ही में कौन बन गई है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो हाल ही में कौन बन गई है? तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में पूछा गया है, तो ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये बनी है नमो भारत। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है भारत की बन गई है नमो भारत। ये भी आपने याद रखना है, जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड आ रहा है कि इब्न बतूता जो था ये कब और कहां से भारत में आया था? ठीक है, तो
इबन बतूता, आपको पता है भारत में बहुत सारे यात्री जो थे वो भारत में आए हैं, उन्होंने अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं, उन्होंने भारत में रहकर मतलब बहुत टाइम स्पेंड किया है। बहुत सारे जो इस तरह के यात्री हैं जिन्होंने कई बार पुस्तकों का निर्माण किया है, जिन्होंने कई बार यात्रा वृतांत का निर्माण किया है, वो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं भारत के इतिहास को जानने में। तो उसी तरह से ये है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में भी बहुत सारी पुस्तकों में या बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इब्न बतूता जो थे ये भारत में आए थे 1333 ईस्वी में, ठीक है। महमूद गजनबी के कार्यकाल में ये आए थे 1333 में, और ये मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से ये इब्न बतूता जो था ये भारत में आया था। और इसकी पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इवन की जब मैं एचपी टेट का पेपर देने गई थी तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिहला नामक की ये जो पुस्तक है, किताब उल रिहला, ठीक है, किताब उल रिहला नामक की जो पुस्तक है ये इब्न बतूता की पुस्तक है, ठीक है। इनके द्वारा ये यात्रा वृतांत जो है वो लिखा गया है, ठीक है। तो 1333 आपने याद रखना है, मोरक्को से ये आया था, और किताब उल रिहला जो है ये इब्न बतूता की पुस्तक है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपने याद रखना है, इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और इम्पोर्टेंट भी है कि कहाँ पर है ये जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील। अब चिल्का झील कहाँ पर है? बहुत बार ये पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि उड़ीसा का सबसे फेमस जो त्योहार है वो कौन सा है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक जो थे ये कौन थे? लोधी जो वंश था ये आपको पता है कि भारत के ऊपर, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि भारत के ऊपर 5 मुगल सल्तनतों ने जो था वो राज किया था, ठीक है। 5 मुगल सल्तनतें थी जिन्होंने राज किया था, ठीक है। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, लोधी वंश था, उसके बाद था तुगलक वंश, और लास्ट में था खिलजी वंश, ठीक है। तो ये सारे 5 आपने वंश याद रख लेने हैं। तो ये पांचों ही वंश जो थे इन्होंने भारत के ऊपर जो था वो राज किया था। 5 इस्लामिक सल्तनतें आप कह सकते हो इन्होंने भारत के ऊपर राज जो था वो किया था, ठीक है। तो इनमें से एक वंश था लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना पूछी गई है, तो इसकी स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बहलोल लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बहलोल लोधी जो था ये लोधी वंश का संस्थापक था, लेकिन इस लोधी वंश का सबसे जो पावरफुल राजा आप कह सकते हो, पावरफुल सम्राट आप कह सकते हो, वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का नाम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो था इस वंश का सबसे महान शासक या सबसे महान सम्राट आप कह सकते हो, वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो जो भारत का संविधान का संरक्षक कहा जाता है वो कहा जाता है सर्वोच्च न्याय को, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक, ठीक है। तो उसी तरह से संविधान को के जो मौलिक अधिकार हैं उनको किसी ने जो था वो आत्मा भी कहा था, मौलिक संविधान की आत्मा कहा था, तो वो था वो थे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान के मौलिक अधिकारों को, यानी कि अनुच्छेद नंबर 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो उसको उन्होंने संविधान की आत्मा कह दिया था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। वैसे संरक्षक जो है वो कौन होते हैं? वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के संरक्षक ये कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर। अब विटिकल्चर किस चीज के लिए जाना जाता है, ये क्या होता है? तो विटिकल्चर होता है अंगूर उत्पादन, ठीक है। अंगूर उत्पादन से इसका तात्पर्य होता है कि विटिकल्चर जो है ये अंगूरों का उत्पादन है। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर आपसे पूछा जाता है तो वो भी बागवानी से रिलेटेड है, जिसमें फलों सब्जियों आदि का उत्पादन जो है वो किया जाता है। और अगर आपसे पिसीकल्चर पूछा जाता है तो पिसीकल्चर
मत्स्य पालन है, यानी कि मछली पालन को कहते हैं हम पिसीकल्चर। और अगर आप एपीकल्चर की बात करते हैं तो एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन है, ठीक है। मधुमक्खी पालन जो है उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। विटिकल्चर कहते हैं अंगूरों की खेती को, और पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एक तरह से बागवानी से ही रिलेटेड है, और ये विटिकल्चर जो है ये अंगूर के उत्पादन से है, ठीक है। ये आपने सभी याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अच्छा ये बताओ कि ओजोन होता क्या है। ओजोन एक वो लेयर है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, ठीक है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो डायरेक्ट हमारे अगर शरीर पर पड़ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा घातक बीमारियां हो सकती हैं, या हो सकता है कि हमें जो है वो एकदम से इफेक्ट करके हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो हानिकारक जो किरणें होती हैं पराबैंगनी किरणें, यानी कि यूवी रेज हम जिनको कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हम जिनको कहते हैं, ये जो सूर्य से डायरेक्ट अगर हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर है ये एक छाते की तरह काम करती है। सूर्य जो हमारा पृथ्वी है उसके बाहर की ये जो परत होती है ओजोन लेयर इसको हम कहते हैं। तो ये हमें हमारे तक डायरेक्ट जो ये यूवी रेज होती है या परा बैंगनी किरणें हम जिनको कहते हैं, इनको डायरेक्ट हमारे शरीर तक पहुंचाने से बचाती है। यानी कि इसमें से एक आप मान लो कि एक छाते की तरह काम करती है ये चीज, जो ओजोन लेयर है वो हमें छनकर ये धूप जो है या छनकर जो ये पराबैंगनी किरणें हैं हमारे शरीर तक पहुंचती हैं, यानी कि हमें हानि जो है वो नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन आज का दौर ऐसा बन गया है कि जिसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें ओजोन लेयर है जो है वो डैमेज होती जा रही है, उसमें छेद जो है वो बनते जा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज्यादा वनों का कटाव हो रहा है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके वजह से ये जो ओजोन लेयर में छेद जो है वो बनता जा रहा है। तो हमें इसको बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, बहुत ज़्यादा प्रदूषण से हमारी पृथ्वी को बचाना होगा, प्लास्टिक का यूज़ सबसे कम करना होगा। तो इसी तरह से जो ओजोन लेयर है वो हमारी बची रहेगी। नहीं तो अगर ओजोन लेयर में अगर छेद बन जाता है तो ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये हमारे शरीर पर डायरेक्ट पड़ेंगी, और हमें बहुत सारी जो मनुष्य हैं उनके बहुत सारी घातक बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से विश्व ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, ठीक है। अगर ये नहीं होगी तो जो है मनुष्य जो है वो बीमारियों से ग्रसित रहेगा, या हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए विश्व पूरे वर्ल्ड भर में ये दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि का नाम बताओ। तो मानव जो शरीर है उसमें सबसे लंबी ग्रंथि होती है यकृत, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस चीज से रिलेटेड है कि सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और अगर आपसे इनकी पुस्तक पूछी जाती है, बहुत एग्जाम में इनकी पुस्तक भी पूछी गई है कि ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है, या कई बार पुस्तक का नाम दिया गया होता है और सामने पूछा गया होता है किसकी कृति है। तो ये गुलामगिरी नामक एक पुस्तक है जो कि ज्योतिबा फुले की है। अच्छा, एक किताब की बात चल रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो मुझे याद आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें जरूर लिख लें। स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें स्त्रियों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्त्री पुरुष तुलना जो है ये लिखी गई है ताराबाई शिंदे के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा। और गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है। अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, ठीक है। एक होमवर्क है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। मैंने आपसे पूछा था कि ओडिशा में कौन सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ओडिशा का त्योहार बताना है आपने मुझे।
प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि उड़ीसा में कौन-सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। एक तरह से आपके लिए ये होमवर्क है। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दें। अगर आपने ये वीडियो जो है, अगर आपने ये क्लास जो है वो पूरी देखी है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्लास को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।